कभी सोचा है कि हजारों साल पहले समाज चलता कैसे था, कौन नियम बनाता था और क्या लोग सच में उन नियमों को मानते भी थे? चलिए, आज हम समय में पीछे चलते हैं और प्राचीन भारत के इसी सामाजिक ताने बाने के राज खोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक तरह की ऐतिहासिक जासूसी जैसा है, लेकिन यहाँ हम मिट्टी नहीं बल्कि शब्द, कहानियाँ और पुरानी लिखाइयों को खोद रहे हैं। हमें इन्हीं सुरागों को जोड़कर उस दौर की एक तस्वीर बनानी होगी। और हमारा सबसे बड़ा सुराग वो है महाभारत, एक ऐसा महाकाव्य जिसे पूरा लिखने में पता है कितना समय लगा? पूरे 1000 साल। जरा सोचिए, इसका स्केल कितना बड़ा था। ये किसी एक पीढ़ी की नहीं बल्कि कई पीढ़ियों की कहानी है। तो जैसा कि स्कॉलर मॉरिस विंटरनिट्ज ने कहा, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो प्राचीन भारत के समाज की आत्मा में झांकने के लिए एक खिड़की जैसी है, जो हमें उस दौर के लोगों की सोच और उनकी चिंताओं को समझने का एक मौका देती है। तो 1 लाख से भी ज्यादा श्लोकों वाली ये किताब महज एक कहानी तो हो नहीं सकती। ये अपने आप में एक पहेली है। ये बताती तो है कि जीना कैसे चाहिए, लेकिन साथ ही ये इतिहासकारों के लिए एक खजाना भी है। तो सवाल यह है कि हम इसे सुलझाएं कैसे? चलिए, सबसे पहले उन नियमों की बात करते हैं जो समाज को चलाने के लिए बनाए गए थे। धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथों में एक आदर्श सामाजिक नक्शा तैयार किया गया था, जो बताता था कि किसे क्या करना चाहिए और किसे क्या नहीं। और इस पूरी व्यवस्था का सेंटर पॉइंट था पितृवंशिकता। मतलब सीधा सा हिसाब था कि सब कुछ पिता से बेटे को मिलेगा, चाहे वो जमीन हो, दौलत हो या फिर राज परिवारों में सिंहासन। वंश को आगे बढ़ाने का यही तरीका माना जाता था। जरा इन नियमों को देखिए, खास तौर पर वो जो महिलाओं की जिंदगी को कंट्रोल करते थे। गोत्र के नियम और कन्यादान जैसी प्रथाएं साफ दिखाती हैं कि शादी ब्याह को कितना कंट्रोल किया जाता था और कैसे महिलाओं की पहचान उनके पति और पिता से जुड़कर रह जाती थी, खासकर ऊंचे तबके के परिवारों में। अब समाज में ये जो ऊंच नीच का सिस्टम था, इसकी जड़ें कहाँ थीं? वो इस भजन से आती हैं जो 4 वर्णों की सोच की नींव रखता है। इसे एक दैवीय आदेश की तरह देखा जाता था, जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। ये टेबल इस सिस्टम को और भी साफ कर देती है। हर ग्रुप का एक तय काम था और ये माना जाता था कि ये काम सीधे ईश्वर ने तय किए हैं। ब्राह्मण ज्ञान के रक्षक थे, क्षत्रिय समाज के वैश्य पोषक थे और शूद्रों का काम इन तीनों की सेवा करना था। तो कागज पर तो ये एकदम आदर्श नियम थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या असल जिंदगी में लोग इनका पालन करते थे? चलिए अब सबूतों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कहानी कितनी अलग थी। अब यहां देखिए, नियमों और असलियत में कितना बड़ा फर्क था। उस दौर के शक्तिशाली सातवाहन राजवंश को ही ले लीजिए। उनकी रानियों ने अक्सर अपने पिता का गोत्र नाम बनाए रखा और कभी-कभी तो एक ही गोत्र में शादी भी की, जो ब्राह्मणवादी नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन था। और ये बात सिर्फ शादी तक ही नहीं रुकी। ये जो सोच थी कि राजा सिर्फ क्षत्रिय ही हो सकता है, इसे भी बार बार तोड़ा गया। मौर्य, शुंग, कण्व, शक, इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। इससे साफ पता चलता है कि असल दुनिया में ताकत और समर्थन जन्म से कहीं ज्यादा मायने रखते थे। तो सवाल यही उठता है कि अगर नियम इतने साफ साफ लिखे थे, तो असलियत में इतना फर्क क्यों था? शायद इसलिए क्योंकि समाज हमेशा किताबों में लिखी नियमों से कहीं ज्यादा जटिल और जिंदा होता है। लेकिन समाज तो सिर्फ इन 4 वर्णों तक ही सीमित नहीं था, है ना? उन लोगों का क्या, जो इस फ्रेमवर्क में फिट ही नहीं होते थे? उनकी दुनिया कैसी थी? इनमें थे जंगलों में रहने वाले शिकारी, घुमंतू चरवाहे और वो लोग जो संस्कृत नहीं बोलते थे। संस्कृत ग्रंथों में अक्सर उन्हें म्लेच्छ यानी बाहरी या असभ्य कहा जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अलग थे और नियमों के दायरे से बाहर थे। और इसी दौर में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी की एक बहुत ही दुखद सोच भी सामने आई। ये सिर्फ एक सामाजिक बंटवारा नहीं था। कुछ कामों को इतना अपवित्र माना गया कि उन्हें करने वालों को समाज के सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया गया। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में लिखे इन कर्तव्यों को जरा देखिए। ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो अस्पृश्य माने जाने वालों के लिए अपमान से भरी एक जिंदगी तय करती थी, ताकि वो समाज की नजरों से भी दूर रहें। लेकिन क्या सब लोग इस सिस्टम को मानते थे? नहीं। ब्राह्मणवादी सोच को एक बहुत बड़ी चुनौती मिली शुरुआती बौद्ध धर्म से, जिसने समाज की शुरुआत की एक बिल्कुल ही अलग कहानी पेश की। बौद्ध धर्म ने इस सोच को पूरी तरह से चुनौती दी कि किसी का सामाजिक दर्जा जन्म से तय होता है। उनका मानना था कि ये कोई दैवीय विधान नहीं है
और उन्होंने समाज की उत्पत्ति का एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश किया। अब ये जो थ्योरी है, ये समाज को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करती है। बौद्ध धर्म के अनुसार राजा का पद ईश्वर की मर्जी से नहीं बल्कि लोगों के बीच हुए एक समझौते का नतीजा था, एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसे जरूरत पड़ने पर बदला भी जा सकता था। तो आखिर में हम फिर से महाभारत पर आते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी जटिलता ही है। ये हमें दिखाता है कि समाज के नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं होते, बल्कि उन पर हमेशा एक बहस, एक संवाद चलता रहता है। ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि महाभारत कोई एक दिन में लिखी गई किताब नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज था जो हजारों सालों में समाज के साथ साथ बदला और अपने समय के बदलते विचारों और संघर्षों को अपने अंदर समेटता चला गया। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हमारी सबसे बुनियादी कहानियां भी समय के साथ बदल सकती हैं, तो उन सामाजिक नियमों का क्या, जिन्हें हम आज स्थायी और ना बदलने वाला मानते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।